जी, तो जो है कंपाइलर जो करता क्या है, ऑप्टिमाइज़ करता है अपने कोड को, आपने जो कोड लिखा है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, उसकी ग्रामर चेक करता है, सिमेंटिक्स चेक करता है और जो है उसको एट द एंड ट्रांसलेट करता है, ठीक है? अच्छा जी। आपका असेंबली का कोड कुछ इस तरीके से दिखता है और आपका जो हायर लेवल लैंग्वेज का कोड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप जो हाई लेवल का कोड है उसमें आप देखोगे कि आपके पास जो लैंग्वेज है दैट इज़ मोर ह्यूमेन, वो ज़्यादातर इंसान की जो लैंग्वेज है जिसमें वो समझ सकता है या बात करता है उससे उससे ज़्यादा रिलेट करती है। एट द एंड जब नीचे आते हैं तो वो लैंग्वेज आ जाती है जो कि कंप्यूटर समझता है। ठीक है बेटा, ये कमाई किसका चल रहा है? ओके। तो यू कैन सी कि जो है मेरा कितना छोटा सा कोड था और जब एट द एंड जब वो असेंबली में कन्वर्ट हुआ या मशीन कोड पे कन्वर्ट हुआ तो वो कितना जो है एक्सटेंसिव कोड बन गया। ठीक है। तो ऑप्टिमाइज इसने किस तरीके से किया कि आपके कोड के लिए जो नेसेसरी चीज़ें थी वो भी इसने इंक्लूड करी इसके अंदर, जो कि आपने कोड में नहीं लिखी थी लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए नेसेसरी थी। इसी तरीके से इसने आर्किटेक्चर का जो है ख्याल रखा है कि आपके कौन से रजिस्टर्स हैं, किन रजिस्टर्स में मूव करना है मुझे और किन रजिस्टर्स में कौन सी वैल्यू प्लेस होगी उसका भी ख्याल खुद रखा है। ऊपर आप अगर हम एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे आपके पास आपने इसको मेंशन नहीं किया हुआ कि मेरे कौन सी जो है वेरिएबल की वैल्यू या कौन सा मेरा न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो किस रजिस्टर के अंदर सेव होगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल ये खुद रखता है। तो एट द एंड वो क्या कर रहा है, आपके कोड को खुद ऑप्टिमाइज करके एक ट्रांसलेटेड कोड जनरेट कर रहा है जो कि आपके पास एट द एंड कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इट विल एग्जीक्यूट ऑन योर प्रोसेसर। ठीक है। असेंबली कोड, अच्छा असेंबली कोड क्या होता है, ऑप्टिमाइज फॉर हार्डवेयर होता है। आपका जिस तरीके से हार्डवेयर होगा उस तरीके से जो है अगर आपने उसकी चीज़ों को उसके हार्डवेयर को अगर जहन में रखते हुए असेंबली कोड नहीं किया तो होगा क्या, एट द एंड आपके पास जो आपका कोड की जो एग्जीक्यूशन है वो एट द एंड कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो हमें जब भी हम असेंबली कोड लिखते हैं हम क्या करते हैं, हम अपने हार्डवेयर की जो नेसेसिटीज़ जो होती हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको जहन में रखते हुए अपने असेंबली का कोड लिखते हैं। लेकिन जब हम अपने सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज का है जब उसको लिखने की बारी आती है तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। मेरे पास प्रोसेसर चाहे इंटेल का हो या मेरे पास मैकबुक हो या कुछ भी हो, मेरे पास एक ही सी शार्प का कोड किया हुआ जो कोड है वो सब पे मैं चलाता हूँ बिना इस चीज़ का ख्याल रखे हुए कि मैं किस हार्डवेयर पे चला रहा हूँ। लेकिन जब हम असेंबली कोड लिखने की बारी आती है तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो किस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा सॉरी जो कोड है वो किस हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये सारा काम जो है बेटा कंपाइलर करता है, दिस इज़ द टास्क ऑफ कंपाइलर। ठीक है। उसके बाद कौन से रजिस्टर्स को यूज़ करना है, कौन से रजिस्टर्स को फ्री करना है, किन रजिस्टर्स में जो है हम वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारे पास हमारी स्पेस की जो एफिशिएंसी है वो बनेगी, हमारी जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनको एलोकेट करना, ये सारा काम भी कंपाइलर करता है। अगर हम ये काम जो है खुद करने बैठ गए तो आपको छोटा सा कोड लिखोगे तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो शुरू में ये कोड खुद लिखा जाता था, जो प्रोग्रामर्स होते थे वो खुद लिखते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कंपाइलर्स की जो है इंट्रोडक्शन हुई और कंपाइलर्स ने ये सारा काम जो है ऑटोमेट करना शुरू कर दिया। तो अब होता ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज का सोच के कोड लिखते हो, देन एट द एंड वो एग्जीक्यूट जो है प्रॉपरली हो रहा होता है ऑन द हार्डवेयर विद द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। अच्छा, हाउ टू ट्रांसलेट। एक बात में एक चीज़ का आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि जब भी एक लैंग्वेज से सिंपल, अगर मैं सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज की बात करूँ, तो आप जब भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसका सेंस जो होता है, उस चीज़ का जो बात आप कर रहे हो, उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। तो एग्ज़ैक्टली सेम प्रॉब्लम भी यहाँ पे आती है कंपाइलर्स के अंदर। कंपाइलर्स जब आपके पास बना रहे हो तो उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि जो कोड एक्चुअली मेरा जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर करना चाह रहा है, वही एट द एंड कंप्यूट हो ऑन द प्रोसेसर। ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर का कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें मेरा जो यूज़र है वो किसी तरीके से अपनी कंप्यूटेशन कर रहा है और मैं एट द एंड जो है अपने सॉरी किसी तरीके से अपना रिज़ल्ट कंप्यूट कर रहा है और मैं एट द एंड जो कंपाइलर है मेरा, जो वो कोड जनरेट कर रहा है, वो कोई और काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर तो कंपाइलर सेल्फ किस लैंग्वेज में बनते हैं, हाई और लो? उसमें बेटा बताते हैं, इसको पहले स्लाइड्स को ख़त्म होने दें, देन वी विल डिस्कस दैट। सर आप
अच्छा जी। तो यहाँ पे जब भी हम कोड को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, ट्रांसलेट करने की बात करते हैं, तो पहला सवाल ये आता है कि यार क्या ऐसा कोई टेबल मौजूद है जिसको हम देख के जो है हर वर्ड को शिफ्ट करते जाएं, इस वर्ड से रिप्लेस कर दें और हमारी ट्रांसलेशन हो जाए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या कोई ऐसा ख़ास एल्गोरिथम है जिसको मैं चला दूँ तो मेरे पास खुद ब खुद में ऑटोमेटिकली मेरा जो कोड है ऑप्टिमाइज़ कोड, वो ट्रांसलेटेड कोड में ऑप्टिमाइज़ वर्जन के अंदर मुझे अवेलेबल हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। हम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करेंगे, बहुत सारी स्टेप्स को देखेंगे कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि इस प्रोसेस में आपको नेसेसरी हैं फॉर एग्ज़ीक्यूशन। ओके। इसको रीड कर लें, इसमें सच कोई ऐसी चीज़ है नहीं बताने के लिए, इसको रीड कर लें। ओके ज़रिया बेटा, आपका जो सवाल था उसका आंसर ये है कि शुरू में जब कंपाइलर्स बनाए गए तो वो जो है लो लेवल लैंग्वेज में बनाए गए। अब क्या होता है, अब अगर किसी नए कंपाइलर की बारी आती है, जैसा आपके पास जो है जावा का कंपाइलर है, जावा जो है बहुत बाद में आपके पास लैंग्वेज आई, या पाइथन का कंपाइलर है, तो इनके कंपाइलर्स जो हैं बेटा हाई लेवल लैंग्वेज पे बने हुए हैं, लेकिन जो सी है और सी प्लस प्लस है, उसके कंपाइलर जो है वो लो लैंग्वेज पे बनाए गए थे और उसका बेसिक स्ट्रक्चर फोरटोन वगैरह का था। ठीक है जी जरिए। तो इस स्लाइड में आज इस लेक्चर स्लाइड्स के लेक्चर में किसी को कोई सवाल बेटा? इंट्रोडक्शन के अंदर कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें चीज़ें होती हैं, उसमें किसी को कोई सवाल? रेस्ट ऑफ द क्लास आपका क्या स्टेटस है? बेटा दो बच्चों ने रिप्लाई किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग द क्लियर सर, क्लियर। रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। चैट मैसेज में भेजा करें। सो बाय द फ्रिक्वेंसी आई शुड बी सेटिस्फाइड कि यार इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 2 सबको विजिबल है? ओके। तो लेक्चर नंबर 2 जो है बेटा वो थोड़ा, अब हम कंपाइलर को खोलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कंपाइलर्स हम देखेंगे जो कि होंगे टू पास कंपाइलर्स। टू पास कंपाइलर्स क्या होते हैं? टू पास कंपाइलर्स वो कंपाइलर्स हैं जिनके दो फेजेस होते हैं, पहला फ्रंट एंड और दूसरा सेकेंड एंड। ठीक है, सॉरी सेकेंड बैक एंड। फ्रंट एंड जो है वो रिलेट करता है आपके पार्सिंग, टोकनाइजेशन और इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है, और फिर एट द एंड एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। इंटरमीडिएट कोड क्या है? वो ऐसा कोड है जो कि आपकी मशीन कोड और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम का बीच का जो सेक्शन होता है, जिसको हम मिडल मिडल लैंग्वेज कहते हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको जनरेट करता है। फ्रंट एंड पे अगर मैं सोर्स कोड को देखूं तो मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज में होगा कोड, कौन कौन सा हो सकता है? सी शार्प का हो सकता है मेरे पास, जो है पाइथन का हो सकता है, जावा का हो सकता है, एंड फर्दर ऑन। जब इंटरमीडिएट की मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? कोड मेरा असेंबली कोड हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मशीन कोड जो है, अगर मैं टिपिकल कंपाइलर की बात करूं तो दैट विल बी माई बाइनरी कोड सेक्शंस। ठीक है, ओके। तो टू पास कंपाइलर क्या करता है? वो एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है, जो कि आपके पास क्या करती है, सोर्स कोड से उसको कन्वर्ट करता है पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर। जी। फिर उसको कन्वर्ट करता है एट द एंड इन द टारगेट लैंग्वेज के, आप जो लैंग्वेज आप टारगेट कर रहे हो उसके अंदर। तो फ्रंट एंड का काम क्या है? आपने जो भी सोर्स कोड लिखा है उसको एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन देना। ठीक है, ओके। बैक एंड का काम क्या है? अब ये जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन मेरे पास मुझे अवेलेबल हुई है बाय द फ्रंट एंड, उसको मैं मशीन कोड में कन्वर्ट कन्वर्ट करूँगा। अच्छा जी। तो इसमें जब हम कंपाइलर जब काम कर रहा होता है तो इसमें
होता यह है कि बाज़ औक़ात एक ही पास में काम हो जाता है, कि मतलब एक ही बार में सोर्स कोड आया, उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और वो बैकएंड से कन्वर्ट हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसके साइकिल्स बन जाते हैं, पहले फ्रंट एंड से बैक एंड पे कोड आया, फिर बैक एंड से दोबारा फ्रंट एंड पे चला गया, फिर दोबारा फ्रंट एंड से उसी कोड को जो है मज़ीद रिफ़ाइन करके बैक एंड पे आया। तो मल्टीपल पासेस भी जो हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन अ कंपाइलर। अच्छा, फ्रंट एंड की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है जितना आपने कोड लिखा है उतनी ही एग्जीक्यूशन टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपके बिग ऑफ एन के अंदर वो सारा कुछ अपना काम जो है एग्जीक्यूट करता है, या इन रेयर केसेस वो एन लॉग एन पे भी चला जाता है। लेकिन जब बैक एंड की बारी आती है तो वहाँ पे जो कोड कन्वर्जन का काम है वो उसका कोई टाइम कंप्यूटेबल नहीं है, दैट इज़ एनपी कंप्लीट हार्ड प्रॉब्लम। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसका सॉल्यूशंस जो है दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है? उनका जो टाइम का एक्सपेक्टेशन लगाना, दैट इज़ मेयरली इम्पॉसिबल, ठीक है? एनपी कंप्लीट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्रंट एंड में एक ऐसा कोड लिखता हूँ जिसकी 10 लाइन्स हैं, तो उसको जो है कन्वर्ट करने में मैं फ्रंट एंड का अगर इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ फ्रंट एंड से, तो मुझे 10 लाइन के 10 बार जो है कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ऐसा ही है। लेकिन जब अब ये कोड कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में, अब इसको जब मैं बैकएंड पे कन्वर्ट करना चाहूँगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं 10 लाइन्स को ही ट्रांसलेट करूँगा। हो सकता है उस 10 लाइन्स को मुझे 2 बार जो है उसके ऊपर पार्सिंग करनी पड़े, 2 बार उसके जो है रीड आउट करना पड़े, ठीक है? पॉसिबल है 3 बार उसको मुझे गो थ्रू करना पड़े, 4 बार गो थ्रू करना पड़े जस्ट फॉर द 10 लाइन्स। तो ये प्रॉब्लम क्या बन जाती है? एनपी कंप्लीट की तरफ चली जाती है। इस स्लाइड में किसी को कन्फ्यूजन? अच्छा, फ्रंट एंड काम करता क्या है? रिकग्नाइज़ करता है लीगल और इलीगल प्रोग्राम्स को, और उसमें जो एरर्स होते हैं उसको जो है आपको रिपोर्ट करता है, और फिर क्या करता है, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनरेट करके आपको देता है। ओके, तो हम फ्रंट एंड के 2 मॉड्यूल्स होते हैं, उनको मॉड्यूल्स का जो हम देखें तो वो क्या करता है, स्कैनर जो है वो सोर्स कोड लेता है और उसके टोकन्स जनरेट करता है। फिर पार्सर जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, और अगर इस दौरान इन्होंने पार्सर या स्कैनर ने अगर कोई एरर डिटेक्ट किया होता है तो वो एरर रिपोर्ट कर देता है। अब बात ये आती है कि यार ये स्कैनर और पार्सर क्या चीज़ है? सबसे पहले स्कैनर्स को देखते हैं। स्कैनर का काम क्या है? आपके पास जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जो कोड लिखा है, उसको टोकन्स में जनरेट करना, ठीक है? स्कैनर का काम है मैप्स कैरेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स, बेसिक यूनिट ऑफ अ सिंटैक्स। हम जो कोड लिखते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, और ह्यूमन लैंग्वेज का बेसिक अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए या डिफ़ाइन करने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से जो आपका सोर्स कोड होता है, उसको भी जो कंपाइलर है वो किस में ब्रेक करता है? वर्ड्स के अंदर। अब ये वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है आपके पास सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स सच दैट दे मेक अ मीनिंग। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो कि कोई मतलब बनाते हों, ठीक है? तो वो मेरे लिए एक वर्ड बन जाएगा। ओके, अब स्कैनर का काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस पेयर्स, जो कि क्या होता है? अ वर्ड, एक अल्फाज और उसका पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब उसको हमने क्या आइडेंटिफाई किया है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा है दैट इज x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब जब ये कंपाइल सॉरी जब स्कैनर इसको जब स्कैनर इसके ऊपर जो है गो थ्रू करेगा, इसको कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या बन जाएंगे? आईडीज बन जाएंगी। उसके बाद जो आपके ऑपरेटर्स हैं उसके रिस्पेक्टिव जो है ऑपरेटर एक टैग आ जाएगा, और आपके पास जो है आपका असाइन का टैग आ जाएगा। अब इसमें टोकन कैसे जनरेट हुआ? टोकन जो है कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, आपका एक वर्ड और उसको हमने क्या आइडेंटिफाई किया है? पार्ट ऑफ स्पीच, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ माई टोकन। तो शुरू में सबसे पहले जो आपका एक्स है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है दैट इट इज़ अ आईडी, ये एक आईडी है या वेरिएबल है, कॉमा इसका जो वर्ड था वो क्या था? एक्स था। इसी तरीके से हमने उसके बाद हम इजिकल्स टू को रीड किया। जब इजिकल्स टू को रीड किया तो हमने क्या कहा? ये असाइन का ऑपरेटर है, ठीक है? उसके बाद दोबारा एक्स आ गया। एक्स दोबारा क्या है हमारे पास? आईडी या वेरिएबल है। उसके बाद हमारे प्लस का ऑपरेटर आ गया।
तो हमने कहा प्लस इज एन ऑपरेटर। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हम जनरेट कर रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, दीज आर माय टोकन्स। टोकन्स की जनरेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेटा क्लास, रेस्ट ऑफ द क्लास सबका रिस्पॉन्स जो है मुझे चैट मैसेज में चाहिए। तो ऐसा ना हो कि यार हम ऐसी कोई चीज़ जो है आगे लेके चले जाएं जिसमें कन्फ्यूजन हो और फिर आप जो है दोबारा पीछे ड्रैग डाउन करें। तो उसका टोकन क्या बनेगा जब हमारे पास सर याप, जब हमारे पास x है उसको हम id कह रहे हैं या वेरिएबल कह रहे हैं, तो उसके जब इंटीजर उसको मिलेगा तो उसको हम सिंपल टैग बना देंगे इंटीजर। और वो टैग किस तरीके से होगा, टैग इस तरीके से होगा, इंटीजर कॉमा 500। ये मेरा टोकन बन जाएगा उसके लिए। ओके इफ्तिखार बेटा, आपको जो है प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, माइक पे आके बताओ। टोकन क्लियर नहीं होता टोकन में बेटा कहाँ क्लियर नहीं हुआ, क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई ये बताएं तो हम फिर टारगेट कर सकें आपकी प्रॉब्लम को। टोकन खुद क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब ये आईडी है एक्स है, ये नहीं कहा जाता, सिर्फ टोकन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, वी डू एन एग्जांपल। मैं कहता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 प्लस 10। अब अगर इसके मैं टोकन्स बनाने चाहूँ तो मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्ड्स काउंट करूँगा। वर्ड्स मेरे पास कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 वर्ड्स कौन कौन से हैं मेरे पास, सबसे पहले इंटीजर आ गया, देन उसके बाद आ गया, पहला वाला इंटीजर है, दूसरा वाला मेरे पास जो है आ है, तीसरा वाला मेरे पास इज इक्वल्स टू है, चौथा वाला मेरे पास जो है दैट इज़ 5, पांचवा वाला इट इज़ प्लस, छठा वाला इट इज़ 10। मेरे पास ये 10 जो है वर्ड्स हैं। अब इसको हम टोकन बनाने जा रहे हैं। टोकन के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसका टैग ज़रूरी होता है। उसको आइडेंटिफाई आपने क्या किया, इंटीजर मेरा क्या है, डेटा टाइप, ए मेरे पास क्या है, वेरिएबल, इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, ऑपरेटर, 5 क्या है मेरे पास, इंटीजर, प्लस क्या है मेरे पास, ऑपरेटर, और मेरा 10 जो है दैट इज़ माई इंटीजर। तो मैंने 10 वर्ड्स, सॉरी 6 वर्ड्स के लिए 6 टोकन्स मैंने जनरेट कर लिए। तो ये जो पूरा आपके पास एक कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज़ माई टोकन। अब क्लियर है? इफ्तिखार अब क्लियर है? अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारा कंपाइलर देखा, फिर उसके बाद हमने टू पास कंपाइलर देखा। टू पास के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक ऐसा कंपाइलर जिसमें दो फेजेस हों। पहले फेज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड, दूसरे फेज़ को कहते हैं बैक एंड। और उसके बाद हमने क्या करा, फिर हमने फ्रंट एंड के अंदर जाके देखा कि फ्रंट एंड के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे दो मॉड्यूल्स होते हैं। पहले मॉड्यूल का नाम क्या था, स्कैनर, जिसका काम क्या है, आपका जो कोड है उसमें से टोकन जनरेट करना, ठीक है। और उसके बाद फिर पार्सर की बारी आएगी। तो सबसे पहले अभी हम स्कैनर को देख रहे हैं, तो स्कैनर को कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये जो कॉम्बिनेशन जनरेट किया है इसको हम क्या कहते हैं, टोकन, ठीक है। टोकन क्या होता है, टोकन इज़ द पेयर ऑफ अ वर्ड जो कि सेंस बनाता हो आपकी लैंग्वेज के अंदर, और उसको टैग आपने क्या किया है, उसको आइडेंटिफाई आपने क्या किया है, या टोकन टाइप अगर हम कहें तो दैट बिकम्स माई टोकन। टिपिकल टोकन नंबर, टिपिकल टोकन्स की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या टोकन्स बन सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, आइडेंटिफायर आ सकते हैं, ऑपरेटर्स आ सकते हैं, न्यू का कीवर्ड आ गया, वाइल का कीवर्ड आ गया, इफ़ का कीवर्ड आ गया। दीज आर ऑल माई वर्ड्स या टोकन्स। अब बारी आती है पार्सर की। सोर्स कोड सबसे पहले स्कैनर में गया, स्कैनर ने उसके टोकन्स जनरेट किए। अब उन टोकन्स को जो है पार्सर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। पार्सर क्या करता है बेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटेक्स को डिटेक्ट करता है, रिकग्नाइज करता है, और उसमें से फिर जो है एरर्स जो होते हैं उनको रिपोर्ट करता है।
इसमें सेमेंटिक्स भी चेक होता है और सिंटेक्स भी चेक होता है, दोनों चीज़ें चेक होती हैं। सेमेंटिक्स और सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है? सिंटेक्स में जो है लिखने के तरीके का अगर गलती हुई तो वो आपके पास सिंटेक्स एरर होता है। अगर सेमेंटिक्स की बात करूँ तो सेमेंटिक्स में लॉजिकल एरर होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? सिंटेक्स और सेमेंटिक्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, अच्छा जी। अब हमने जो है कंपाइलर की डेफिनेशन में देखा कि यार कंपाइलर जो है वो क्या करता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमने साथ में ये देखा कि कंपाइलर जो है अगर उस लैंग्वेज के अंदर जो कि हम उसको दे रहे हैं उसमें अगर कोई एरर होता है तो वो भी हमें क्या करता है, वो भी हमें डिटेक्ट करके बताता है। तो हम जो लैंग्वेज देते हैं उसमें एरर अगर हमें डिटेक्ट करना है तो एरर कहाँ पे आ सकता है? अगर हम सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें, मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ या मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो उसके अंदर गलती कहाँ पे आ सकती है? अगर मैं इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस लिख रहा हूँ तो उसमें गलती कहाँ आ सकती है? कोई भी एक सेंटेंस मुझे बताएं, इंग्लिश का कोई भी एक सेंटेंस। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने सेंटेंस दिया है कॉल मी अ कैब। अगर मैं इसको यूं कर दूं कॉल मी अ कैब, तो यहाँ पे ये एरर है या गलत है या सही है? जी बेटा, ये जो मैंने लिखा है कॉल्स मी अ कैब, चलो ये भी प्रॉपर सेंस बना रहा होगा अगर हम यूं कर दें कॉल मी कैब कैब, अगर यूं कर दें तो डज इट मेक सेंस? कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, अब आपको पता कैसे चला कि ये सेंटेंस जो है मेरे पास कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसमें कोई गलती है? क्योंकि आपने जो है इंग्लिश की ग्रामर जो है वो आपके जहन में बैठी हुई है, उसका पार्सर जो है आपके जहन के अंदर चलता है इस सेंटेंस के ऊपर, और फिर वो डिटेक्ट करता है कि यार इस सेंटेंस में ग्रामर के हिसाब से कोई ना कोई गलती है। तो इसी तरीके से कंपाइलर्स जो हैं उनकी ग्रामर भी वो क्या करते हैं, कंपाइलर चेक करते हैं थ्रू पार्सर। अब पार्सर क्या करता है, उसके पास कोई ग्रामर होनी चाहिए जिसको देखते हुए वो बता सके कि जो मेरे पास कोड आया है इसमें कोई गलती है या नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रामर के जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पार्सर की ग्रामर जो वो चेक करता है, वो आपने ऑटोमेटा के अंदर CFG के नाम से पढ़ी होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो वहाँ पे हमने जो ऑटोमेटेड तरीका देखा था ग्रामर्स का, जिसको यूज़ करते हुए हम सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे थे, वही काम आपके पास यहाँ पे भी होगा। ठीक है बेटा, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आपके पास एट द एंड इवेंचुअली हमारे कंपाइलर्स में यूज़ होती है। आपने एक एग्जांपल इसकी देख ली। तो हमने जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ी थी ऑटोमेटा के अंदर, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक ग्रामर जो होती है उसके चार पार्ट्स होते हैं, चार चीज़ों से वो बनती है। पहला स्टार्टिंग सिंबल, उसका सिंबल क्या होगा, उसके बाद उसके नॉन टर्मिनल्स कौन से होंगे, उसके बाद उसके टर्मिनल्स कौन से होंगे, और फिर उसके बाद उसके प्रोडक्शन रूल। इन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो मेरी एक ग्रामर बन जाती है। ओके, तो एक मिनट रुकिएगा बेटा।
ओके बेटा, तो दोबारा टॉपिक पे आते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे थे यार, मुझे बुला दिया। लेक्चर नंबर 2 पे थे, ओके। तो हमारी जो ग्रामर थी, अच्छा, एहसन जुबैर, थैंक यू फॉर दैट। ये प्रॉब्लम है यार इसका ऑनलाइन पढ़ाने का। ओके, तो ग्रामर के हमने यहाँ पे देखे कि ग्रामर जो है हमारे पास CFG जो है वो 4 चीज़ों से बनती है। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, पाँच चौथी जो चीज़ है इसकी P, दैट आर प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं कि क्या चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ तो किससे रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल को देखें तो हम CFG अगर देखें तो उसमें हमारे पास गोल क्या होगा, इवेंचुअली हमारा स्टार्टिंग सिंबल क्या होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगर हम टी को देखें टर्मिनल्स, तो हमारे पास नंबर, आईडी, प्लस और माइनस पे आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो नॉन टर्मिनल्स हैं उसमें गोल आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगी, टर्म आ जाएगी, ओपी आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो पी है उसके अंदर 1 से लेके 7 प्रोडक्शन रूल जो अभी हमने ऊपर देखे हैं वो आ जाएंगे। अब ये सारी ग्रामर किसकी बना रहे हैं हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्रामर डिटेक्ट करने के लिए, उसकी ग्रामर चेक करने के लिए हम एक CFG लिख रहे हैं। तो CFG में ये चीज़ें हैं, स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, उसका गोल होगा, उसका जो है टर्मिनल्स के अंदर नंबर, आईडी, प्लस, माइनस, ऑपरेटर्स आ गए, और उसके बाद जो है उसका नॉन टर्मिनल्स में गोल, एक्सप्रेशन, टर्म, ऑपरेटर, और उसके बाद जो पी है उसके प्रोडक्शन रूल। अब हम इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर चला के देखते हैं। सपोज करें हमें जो है एक एक्सप्रेशन दी हुई है x+2 - y। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको फ्रॉम द ग्रामर, अब हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्शन 1 से लेके 5 तक जो है, सॉरी 1 से लेके 7 तक कौन सा प्रोडक्शन अप्लाई हो रहा है वो साथ में बताया हुआ है। तो हम लेफ्ट साइड को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, हम सिर्फ राइट साइड को फोकस करते हैं जिस पे आपका रिजल्ट लिखा हुआ है। डन। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारी बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरे पास ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये वैलिड है या इनवैलिड है, या मतलब इसमें कोई गलती है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी लास्ट लाइन जो कि हमारे पास ये रही। आई होप जहाँ पे मेरा पॉइंटर है वो सबको विजिबल है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यार हमारा पहला जो वर्ड है वो कौन सा है। सबसे पहला वर्ड हमें क्या मिला, एक्स, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद वाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक्स जो है हमारा वर्ड उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय सम प्रोडक्शन। इसमें से एक्स क्या चीज़ हो सकती है, अगर हम इसमें आ जाएं, इसमें से एक्स क्या चीज़ हो सकती है, गोल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकती है, ऑपरेटर। टर्म हो सकता है, या ऑपरेटर हो सकता है। एक्स हमारा क्या हो सकता है ऑपरेटर। बेटा, ऑपरेटर कैसे होगा, ऑपरेटर तो प्लस माइनस। एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को जो है प्रॉब्लम के एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन के अगर रूल्स को देखें तो वहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो एक एक्सप्रेशन से बनती है, ऑपरेटर होना चाहिए, फिर एक टर्म होनी चाहिए। ठीक है, टर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि यार हमारे पास या तो आईडी हो जाए या तो हमारे पास नंबर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है जिसको हम आईडी कह रहे हैं, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय टर्म। अब जब हमारा टर्म यहाँ पे बन गया, अब हम एक्सप्रेशन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाय रूल नंबर 6। उसके बाद हम प्लस को लेंगे, प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर है, उसको हमने ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद टू हमारा दोबारा क्या है, हमारा टर्म है, तो हमने टू को यहाँ पे इट इज़ नॉट एडिटेबल टर्म से रिप्लेस कर दिया। अब ये पूरे की पूरी चीज़ जो है इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हम अपने दोबारा जाएंगे स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे हमने देखा था कि यार एक एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक एक्सप्रेशन हो, ऑपरेटर हो और टर्म हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो दोबारा हम आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं कि एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, टर्म हमें मिल गया, इसको हमने शॉर्ट में किससे रिप्लेस कर दिया, बाय एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, माइनस, माइनस हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। फिर उस ऑपरेटर के बाद हमें क्या मिला, वाई, वाई हमारे पास टर्म है। तो जैसे ही हमें दोबारा ये तीनों चीज़ें मिली, हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, बाय एक्सप्रेशन। और फिर हम रूल नंबर 1 पे आएंगे, प्रोडक्शन रूल नंबर 1, जो कि क्या कहता है कि अगर सिर्फ एक्सप्रेशन लिखी हो तो वो क्या होगा, आपका गोल होगा। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं, हम हमारे एक्सप्रेशन सिर्फ लिखी हुई है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय हमारा
गोल। तो हमने इसको चेक कर लिया कि गोल पे पहुंच गए, मतलब हमारी जो ग्रामर लिखी गई थी एक्सप्रेशन की ये बिल्कुल सही है। ये चीज समझ में आ गई बेटा सबको? ये हमने क्या किया? सर ये हम बार बार एक्सप्रेशन के वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा दोबारा रिपीट करो, समझ में नहीं है आपकी बात। सर ये एक्सप्रेशन हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बार बार एक्सप्रेशन यूज क्यों कर रहे हैं? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये रूल्स में लिखा गया था। जिन लोगों ने एल्जेब्रा इजाद किया था, ठीक है, उन्होंने इसके रूल्स में लिखा था कि अगर एल्जेब्रा की जब ज़बान में बात करनी है तो उसके लिए कुछ ग्रामर होगी, और ये ग्रामर्स के रूल हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले द के अगर मैं उसकी बात करूँ इंग्लिश के अंदर, तो हमारे पास जो है हमें एक रूल है कि जब भी एक वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके शुरू में हम एन लगाते हैं, आ नहीं लगाते। तो ये रूल भी किसने डिफाइन किया था? जिन्होंने इंग्लिश बनाई। तो इसी तरीके से जिन लोगों ने एल्जेब्रा बनाया तो उनकी तरफ से ये रूल डिफाइन किए गए थे। तो इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं कि यार मेरे पास जो कोड लिखा गया है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी गई है, क्या ये वैलिड है या नहीं, और उसको करने का चेक करने का तरीकेकार क्या है, पार्सर उसको कैसे चेक करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे करके समझाया। तो इस स्लाइड के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? कौन बोल रहा था बेटा कि सवाल किसका था? अब आपको क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। ओके, अब्दुल हसीब पूछ रहे हैं कि अगर इनवैलिड होगी तो क्या होगा? तो बेटा होगा ये कि हम जो हमारा लाइन नंबर 1 जो है उसके गोल पे पहुंच गए ना, तो वो क्या होगा, वहां पे सिर्फ गोल नहीं लिखा होगा, उसके साथ कोई ना कोई टर्म या कोई ना कोई ऐसी एडिशनल चीज मौजूद होगी जिसको हम पार्स नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब वहां पे ये वाली चीज पार्सेबल नहीं है। हम अपने सिर्फ फाइनल गोल पे नहीं पहुंच सक रहे, इस वजह से इसका मतलब इसकी ग्रामर में कोई ना कोई मिस्टेक थी। ठीक है बेटा? नहीं अब्दुल हसीब, इट इज नॉट नेसेसरी कि गोल ना आए, गोल पे हो सकता है कि पहुंच जाओ, ठीक है, लेकिन उसमें एडिशनल कोई चीज और मौजूद होगी। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो गोल पे ना पहुंचो, या तो गोल पे तो पहुंच गए उसके साथ लेकिन कोई और चीज मौजूद है। तो दोनों सूरतों में वो क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। सर अच्छा, एक मिनट रुको। हसन खान, बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर कोई और रूल अप्लाई हो रहा हो तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपने आइडेंटिफाई की है जिस चीज़ को, ये एक प्रॉब्लम है कंपाइलर का, जिसको अभी हम आगे मज़ीद एड्रेस करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभार जो है आपके पास दो दो तरीके होते हैं या एक से ज़्यादा तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के। तो वहाँ पे जाके जो है हमें देखना पड़ता है कि यार कौन सा वाला जो है हमें हमारे रिजल्ट पे लेके जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ऑल्सो ओके कि आप जो है, जो आप मुझे बता रहे हो कि मैं इससे नहीं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो वैलिड, वो भी हो सकता है। जी, कौन सवाल कर रहा था? जी सर। सर ये फिफ्थ तक तो समझ आ गया एक्सप्रेशन, ये ओपी वाई तक। उससे ऊपर क्या हो रहा है सर? ये ओपी ट्रम, फिर एक्सप्रेशन 1 और 2 शुरू के। मैं नहीं समझा बेटा, लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर कौन सी है? लाइन नंबर 1 और 2 सर, लाइन ऊपर नंबर से। 1 और 2 जहाँ पे गोल लिखा हुआ है और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है? जी सर, उससे नीचे वाले वन उससे और नीचे टू वाला गोल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन ओपी ट्रम। गोल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिव ओपी टर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी लाइन नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है, अच्छा बेटा, आप इस होप आप प्रोडक्शन के नंबर्स को नहीं देख रहे, प्रोडक्शन के नंबर उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, वो प्रोडक्शन का सेट नंबर है। ठीक है, उस सेट का रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है वो लिखा हुआ है, वो नंबर नहीं है। ठीक है, तो लाइन नंबर 4 पे अगर हम आ जाए यहाँ पे, जी सर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यार एक एक्सप्रेशन हो गया, ऑपरेटर हो गया, और उसके बाद एक वाई आ गया। तो हमने अभी तक यहाँ तक इसको रिप्लेस कर दिया है बाय द नॉन टर्मिनल्स। अब इसको भी हमें नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करना होता है ऑटोमेटा के मुताबिक। ठीक है बेटा, तो जब हम इसको रिप्लेस जी करेंगे तो सर। ये मेरी टर्म बन जाएगी। जब ये टर्म बन जाएगी तो अब हम देखेंगे अपने रूल्स के अंदर कि यार अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ आती है जिसमें एक्सप्रेशन हो, ऑपरेटर लिखा हो और टर्म लिखा हो, तो क्या मेरे पास वो रिप्लेसेबल है किसी चीज़ से? हमारे रूल्स में जाते हैं हम,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा हो, फिर ऑपरेटर हो और फिर टर्म हो, तो उसको हम रिप्लेस किससे करते हैं? एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे देखोगे एक्सप्रेशन ठीक है। ऑपरेटर टर्म जो है वो जी रिप्लेस सर। होगा बाय एक्सप्रेशन। अब जी ठीक सर। है। यस सर, क्लियर हूँ। उसके बाद फिर हमने देखा रूल नंबर 1 पे कि यार अगर एक्सप्रेशन सिर्फ लिखा हो तो उसको हम गोल से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, किसी और स्टूडेंट को इस स्लाइड में कंफ्यूजन? आगे चलते हैं फिर अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको रीड करो। ओके, ये क्या कह रहा है? अगर हमें जो है सेंटेंसेस को डिटेक्ट करना है इधर दे आर वैलिड और नॉट, तो हम CFG के थ्रू हम क्या करते हैं, एक रिवर्स हम एक पार्स ट्री बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री कहते हैं। तो यहाँ से अभी हमने अप्लाई करके देखा कि यार ये किस तरीके से हमारे पास बनता है। तो यहाँ तक हमारी जो है स्लाइड्स यहाँ पे ओवर होती हैं। तो स्लाइड लेक्चर नंबर 2 के अंदर कोई आपको कन्फ्यूजन? यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा, पार्सर सबसे पहले हमने कंपाइलर पढ़ा, कंपाइलर के हमने पढ़ा टू पास कंपाइलर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा फ्रंट एंड में क्या होता है, दो मॉड्यूल्स होते हैं, दो मॉड्यूल्स का नाम क्या है, स्कैनर और पार्सर। फिर हमने देखा स्कैनर का क्या काम है। उसके बाद हमने देखा पार्सर का क्या काम है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है।